हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन से ऑफिस से मिलकर बनते हैं, सारी चीज़ देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 50 to 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 5 में प्रेजेंट है। पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 52 to 78। एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव कौन कौन से ऑफिस से मिलकर बनता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव मेनली 5 ऑफिस से मिलकर बनता है। पहला है प्रेसिडेंट, देन वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। अब नेक्स्ट 52, आर्टिकल 52 ये बताता है कि ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट कैसा होना चाहिए। वो बताता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। यहाँ की प्रेसिडेंट इंडियन स्टेट का हेड है। एंड ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि पहला सिटीजन है इंडिया का। एंड ही इज़ ए सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, यूनिटी इंटीग्रिटी का एक सिंबल है प्रेसिडेंट। नो नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट इलेक्शन के जो भी पर्सन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होगा उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। यहाँ आर्टिकल 58 मेनली क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट डील करता है। ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो इंडियन सिटीजन होना, और मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर ऑफ द एज, उनका 35 ईयर से ज़्यादा होना एज। और ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मतलब कि वो लोकसभा मेंबर में इलेक्ट होने का जैसा क्वालिफाइड होना, तभी वो एज ए प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकते प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, अदरवाइज नहीं। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस वो होल्ड नहीं करना, एदर इन सेंट्रल गवर्नमेंट और इन स्टेट गवर्नमेंट। Now next, Article 54 of the Indian Constitution deal with the election of the president। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसा होता है? अब यहाँ पर बताता है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन डायरेक्टली नहीं होता, एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है। और इनडायरेक्टली जो मेंबर इनमें पार्टिसिपेट करते हैं वो मेंबर मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज फॉर्म करते हैं। अब ये इलेक्टोरल कॉलेज कौन कौन से मेंबर से मिलकर बनते हैं तो देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पर बताता है कि जो पार्लियामेंट में जो लोअर हाउस लोकसभा एंड अपर हाउस राज्यसभा होता है, दोनों में जो इलेक्टेड मेंबर है ये दोनों मिल प्रेजेंट रहते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। देन इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर है वो प्रेजेंट रहते हैं। यही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देने वाला बात है कि दोनों में नॉमिनेटेड मेंबर प्रेजेंट नहीं रहेंगे। और स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर रहेंगे लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं रहेगा। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ का मेंबर क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली स्टैब्लिश है, तो यहाँ का जितने भी इलेक्टेड मेंबर रहेगा जो दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये भी इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करेंगे, पर नॉमिनेटेड मेंबर नहीं करेंगे कहीं का भी। ठीक है, एंड द नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़ा होगा उसका इंपॉर्टेंट है कि वो 15,000 रुपीज़ एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई में डिपॉजिट करे एज ए सिक्योरिटी ना। नेक्स्ट आर्टिकल 16 मेनली ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट से डील करता है। प्रेसिडेंट कैसा ओथ लेगा आफ्टर इलेक्टेड टू प्रेसिडेंट ऑफिस। ठीक है, जब भी वो जो भी इंसान प्रेसिडेंशियल ऑफिस के लिए इलेक्ट हो जाते हैं उनको ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट होता तो इनका एब्सेंट में सीनियर मोस्ट जज जो रहेगा सुप्रीम कोर्ट वो दिलाएगा ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा टाइम है प्रेसिडेंशियल ऑफिस वैकेट हो जाता ड्यू टू सडन मिसहैप, लाइक अगर प्रेसिडेंट ने रिजिग्नेशन दे दिया या तो उनका डेथ हो गया, तो कोई भी पर्सन जो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा उनको भी ओथ एंड अफर्मेशन लेना होगा, और उनको भी ओथ एंड अफर्मेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाएगा या उनका एब्सेंट में सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दिलाएगा। ठीक है, नो नेक्स्ट, यहाँ पर कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यहाँ पर कैसा ऑफिस प्रेसिडेंशियल ऑफिस का कंडीशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर बताता है कि जो भी पर्सन प्रेसिडेंशियल ऑफिस को हेल्ड करेगा वो कोई भी या तो वो पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर एज ए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है तो उनका सीट वैकेंट माना जाएगा फ्रॉम द डेट ही एंटर अपॉन हिज ऑफिस एज ए प्रेसिडेंट। जो दिन वो प्रेसिडेंट बनेगा उस दिन से उसका सीट वैकेंट माना जाएगा। और ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यही बताता है कि कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस हेल्ड नहीं करना। और ही इज़ एंटाइटल्ड टू सच इमोलमेंट एंड अलाउंस एंड प्रिविलेज एज बाई डिटरमाइंड बाई पार्लियामेंट। यहाँ पर बताता है कि पार्लियामेंट टाइम टू टाइम जो भी अलाउंस मतलब पेमेंट अलाउंस प्रिविलेज प्रेसिडेंट के लिए डिक्लेयर करेगा वो सारे इनको एंटाइटल होगा।
और हिज emolument एंड अलाउंस कैन नॉट बी डिमिनिश ड्यूरिंग हिज ऑफिस। ये हमें बताता है कि उनका ऑफिशियल टेन्योर में एज इट इज रहेगा, डिमिनिश नहीं हो सकता। और नेक्स्ट देखते हैं टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, ऑफिशियल प्रेसिडेंशियल टर्म देखते हैं। अंडर आर्टिकल 56 टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट बताता है कि प्रेसिडेंट अपना ऑफिशियल टाइम 5 ईयर के लिए होल्ड करता, और इन बिटवीन 5 ईयर उसका पास ये हक है कि वो रिज़ाइन कर सके बाय राइटिंग टू द वाइस प्रेसिडेंट। वो अपना रेजिग्नेशन किसको पकड़ाएगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अब आर्टिकल 61 वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताता है कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट बोलने से कि प्रेसिडेंट को ऑफिशियल अपना प्रेसिडेंशियल ऑफिस से निकाल देना। अब ये कैसा निकालेगा, ये निकालने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट को है। अब पार्लियामेंट ऐसे ही कोई प्रेसिडेंट को ऑफिस से नहीं निकाल सकता, इसके लिए उसको कोई ग्राउंड चाहिए, दैट ग्राउंड इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कभी पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ने कोई कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन किया है तो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग वो इनिशिएट कर सकती है पार्लियामेंट। ठीक है, आप देखेंगे इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएटिव करते हैं। अब यहाँ पर है कि लोकसभा या राज्यसभा कोई भी हाउस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। इसके लिए ये कंडीशन है कि जो भी हाउस इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट करेगी वहाँ का 1/4 ऑफ द मेंबर वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को साइन करेंगे। ठीक है, 1/4 ऑफ द मेंबर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को साइन करेगा। देन 14 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, एंड 14 डे एडवांस नोटिस देने के बाद वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को वो पूरा हाउस पास करेंगे विथ 2/3 मेजोरिटी। आफ्टर दैट वो हाउस वो प्रोसीडिंग को नेक्स्ट हाउस में भेज देंगे। नेक्स्ट हाउस क्या करेंगे, पूरा प्रोसेस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि ये इंजाम जो लगाया है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ये करेक्ट है या नहीं। अगर नेक्स्ट हाउस एक गिल्टी को मतलब ये कंसिडर कर लेते यस ये गिल्टी है प्रेसिडेंट और इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग साइन कर लेते, पास कर देते विथ 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल मेजोरिटी देते, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से अगर इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग को पास कर देते तो प्रेसिडेंट इम्पीच माना जाता फ्रॉम द डेट ऑन हुज जो डेट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग पास हो जाएगा। ठीक है, अब आज तक कभी इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग से कोई भी प्रेसिडेंट को नहीं निकाला गया, और इन बिटवीन प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो अपीयर होना, जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें अपीयर होना और रिप्रेजेंट होना उनका राइट है प्रेसिडेंट का। अब नेक्स्ट देखते हैं वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 62 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, अब बताते हैं कब कब वैकेंसी हो सकता है, या तो उसका टेन्योर खत्म हो जाना प्रेसिडेंट का, या तो उनको इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाना, या फिर वो डिस्क्वालीफाइड हो जाना एज ए प्रेसिडेंट। ये कब होता, मान लीजिए कभी इलेक्शन हो जाता प्रेसिडेंट का, उसके बाद कोई क्वेरीज आता कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब वाइड है, इसको सुप्रीम कोर्ट इसको पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाँ वायलेट है ये इलेक्शन प्रोसेस तो डिस्क्वालीफाइड कंसिडर कर सकती है। एट दैट टाइम प्रेसिडेंट डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। और अब ये बताया गया है कि अब कभी भी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंशियल टेन्योर 5 ईयर रहता, तो जैसे 5 ईयर कंप्लीट होने से पहले नेक्स्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑफिस बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिस है, वो कभी भी खाली नहीं रहना। नेक्स्ट ऑफिस अपॉइंट ये ऑनगोइंग जो प्रेसिडेंट होगा उसका रहते रहते ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया जाता है। जैसे ही ऑनगोइंग प्रेसिडेंट का टेन्योर कंप्लीट हो जाता है तो अपॉइंट वाला प्रेसिडेंट को एज ए प्रेसिडेंट उसी दिन से कंसिडर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि अगर कभी भी सडनली कभी भी ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट वैकेट हो जाता है क्योंकि रेजिग्नेशन का वजह से, रिमूवल का वजह से, डेथ का वजह से, तो इस वक्त में प्रेसिडेंट का ऑफिस विद इन 6 मंथ में फुलफिल करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है कितना मंथ के अंदर, 6 मंथ के अंदर फुलफिल करना चाहिए। अब यहाँ में कुछ फैक्ट फन बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वी गिरी इज़ द ओनली पर्सन हु वोन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। यहाँ पर बताते हैं कि वी गिरी एक पहला प्रेसिडेंट था एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्टेड हुए एज ए प्रेसिडेंट, और नीलम संजीव रेड्डी अनअपोज प्रेसिडेंट थे, मतलब उनका अपोज में कोई नॉमिनेशन पेपर भरा ही नहीं था। और एम हिदायतुल्ला ने 2 बार प्रेसिडेंशियल ऑफिस को हेल्ड किया अंडर डिफरेंट कैपेसिटी। एज ए एक बार वो चीफ जस्टिस थे तब वो प्रेसिडेंट बने एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, एंड अदर टाइम जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे।
यानी कि जब भी प्रेसिडेंट ऑफिस वैकेट होता तो उनका वैकेंसी में या तो वाइस प्रेसिडेंट वो ऑफिस को हेल्ड करेगा, अगर वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट है तो उनके एब्सेंट में जो चीफ जस्टिस होगा वो हेल्ड करेगा ऑफिस का। अगर मान लीजिए चीफ जस्टिस भी एब्सेंट है तो उनका एब्सेंट में जो भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा वही हेल्ड करेगा प्रेसिडेंशियल ऑफिस को। ऐसा सीक्वेंस है, प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वैकेंट होने से ये रूल को फॉलो करना है। अब यहाँ पर बताया गया कि पावर एंड फंक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, कौन कौन सा पावर है, बहुत सारा पावर है। एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियरी, डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी। अब हम एक बाई एक 1 to 1 सारे पावर को देखेंगे ना। पहला है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर ये बताता है कि जितना भी नेशन का एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाता फॉर्मली टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट का नाम में ही लिया जाता है, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास ये रूल है कि वो ये पावर है कि कोई भी रूल बना सकता। और नेक्स्ट ये है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता, बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर सकता। और कौन है? चीफ जस्टिस, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, अदर इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, ये सारे को इलेक्ट प्रेसिडेंट करता, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसका प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो मिनिस्ट्री से सीख कर सकता, मिनिस्ट्री से ले सकता। और नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट कोई भी SC, ST एंड OBC कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। ये सारे एग्जीक्यूटिव पावर है। नेक्स्ट ये है कि वो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म कर सकता है। इंटर स्टेट काउंसिल क्या करता? सेंटर स्टेट और इंटर स्टेट का कॉपरेशन को मजबूती करता, बढ़ाता दोनों का कॉपरेशन को। और इनका पास प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि वो यूनियन टेरिटरी को डायरेक्टली एडमिनिस्टर करे। कैसे डायरेक्टली एडमिनिस्टर करेगा? वाया एक एडमिनिस्ट्रेटर जो उसको वो डायरेक्ट अपॉइंट करते प्रेसिडेंट। और ये इनका पास ये भी पावर है कि ये कोई भी एरिया को शेड्यूल एरिया कंसिडर कर सकते और उस शेड्यूल एरिया को एडमिनिस्टर भी कर सकते। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट का। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव पावर प्रेसिडेंट का, ही कैन समन यानी कि कोई जो भी पार्लियामेंट्री सेशन को बुला सकता, और प्रोरोग यानी कि पार्लियामेंट्री सेशन को ख़त्म कर सकता है। एंड डिसॉल्व द लोकसभा का डिसॉल्यूशन यानी कि लोकसभा का टेन्योर को ख़त्म कर सकता है। टेन्योर तभी खत्म होगा जब अगर जो लोकसभा अपना जो गवर्नमेंट अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देगा तब लोकसभा ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगा, या तो प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर देगा। तो प्रेसिडेंट के पास तीनों पावर है, समन करने का, प्रोरोग करने का और डिसॉल्यूशन ऑफ द लोकसभा। अब ये बताता है कि इन केस कभी भी ऐसा होता है कि कोई भी बिल को लेकर दोनों हाउस में डिस्प्यूट हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा में, तब प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि जॉइंट सिटिंग बुलाए ताकि वो बिल का डिस्प्यूट को ख़त्म करे। और यानी कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है जॉइंट टू समन ए जॉइंट सिटिंग, ठीक है। और जो जॉइंट सिटिंग को हेड कौन करता है? स्पीकर करता। अब बताता है कि प्रेसिडेंट जो भी पहला सेशन होता है आफ्टर जनरल इलेक्शन और पहला सेशन ऑफ ईच ईयर, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, इसको एड्रेस कौन करता? प्रेसिडेंट करता। अब ये बताता है कि अभी कभी भी ऐसा होता है कि जो स्पीकर होता है जो लोकसभा को प्रिसाइड करता है, लोकसभा का जो चेयरमैन होता है, जो स्पीकर, अगर ऐसा होता है कि स्पीकर एब्सेंट है या तो स्पीकर का ऑफिस वैकेट है तो प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि कोई भी मेंबर और लोकसभा का किसी भी मेंबर को वो एज ए स्पीकर अपॉइंट कर सकते थोड़ा देर के लिए ताकि वो ऑफिस को प्रिसाइड करे। और सिमिलरली वो राज्यसभा का चेयरमैन को अगर कभी चेयरमैन एब्सेंट है तो कोई भी पर्सन को एज ए चेयरमैन अपॉइंट कर सकते हैं ताकि चेयरमैन का प्रोसीडिंग कंटिन्यू रहे। अब जाके नेक्स्ट ये है कि प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि 12 मेंबर को राज्यसभा में इलेक्ट करे, 12 मेंबर को नॉमिनेट करे, सॉरी इलेक्ट नहीं, नॉमिनेट करना। फ्रॉम अमॉन्ग द पर्सन, वो लोग होना चाहिए जो स्पेशल नॉलेज रहना, जिनको या तो लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, सोशल सर्विस में। एंड नेक्स्ट 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से वो नॉमिनेट करता। फिलहाल 2 मेंबर को जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो डिसबैंड खत्म हो गया, इनको हटा दिया गया, लेकिन 12 मेंबर को स्टिल नॉमिनेट किया जाता है। इन 12 मेंबर कहाँ में होता है? राज्यसभा में 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का काम प्रेसिडेंट का है, ठीक है। अब क्या होता है कि कभी भी कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्वेश्चन आता मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट का, तो इस चीज़ को डिसाइड कौन करता? प्रेसिडेंट करता विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। अब ये बताता है कि कोई भी कभी कभी कुछ
टाइप का बिल, जैसे कि मनी बिल या तो स्टेट रिक्रिएशन बिल, मनी बिल या तो स्टेट रिक्रिएशन बिल, ये सारे बिल को अगर पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करना है तो प्रेसिडेंशियल का परमिशन का ज़रूरत है। जैसे कि हिज प्रियर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस ए सर्टेन टाइप ऑफ बिल। यहाँ पर बताता है जैसे कि मनी बिल, स्टेट रिक्रिएशन बिल, इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का परमिशन या तो रिकमेंडेशन एसेंशियल है। अब नेक्स्ट ये है कि जब भी कोई बिल दोनों हाउस से पास होकर आता प्रेसिडेंट के पास, उनका एसेंट के पास, एसेंट के लिए, एसेंट यानी साइन के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास कुछ ऑप्शन होते हैं। क्या क्या ऑप्शन है? या तो साइन देने से मना कर दे, विथहोल्ड द एसेंट, विथहोल्ड हिज एसेंट, या तो वो रिटर्न कर दे बिल। रिटर्न करने से क्या होगा कि अगर, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मनी बिल नहीं होना चाहिए। मनी बिल अगर है तो प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं कर सकती। इन केस ऑफ मनी बिल प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, मतलब प्रेसिडेंट बाउंड है अपना साइन देने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ अगर वो मनी बिल नहीं है और प्रेसिडेंट उस बिल को रिटर्न कर देता फॉर रिकन्सिडरेशन एंड बिल फिर से वापस पार्लियामेंट से पूरा पास होकर वापस प्रेसिडेंट के पास एसेंट के लिए आता सेकंड टाइम में, तो प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज एसेंट, मतलब सेकंड टाइम वो बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकते, सिर्फ फर्स्ट टाइम ही कर सकते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब यहाँ है ही हैज़ द पावर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या है? इंपॉर्टेंट है। अंडर आर्टिकल 123 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील विथ ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस यानी कि जब भी कभी कोई पार्लियामेंट्री सेशन नहीं होता, पार्लियामेंट का तो 3 बार सेशन होता है, 3 बार का सेशन का अलावा अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता जब उस वक्त कोई नया लॉ बनाना है और पार्लियामेंट इन सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो लॉ बना सकती है वो मैटर में। लेकिन कंडीशन ये है कि वो लॉ चलेगी अगर नेक्स्ट जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो उस लॉ को 6 महीने के अंदर वो पार्लियामेंट से पास होना है, अदरवाइज उस लॉ को, उस ऑर्डिनेंस को वॉइड माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, पैराडोनिक पावर ऑफ प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ पैराडोनिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या क्या पैराडॉन है? यहाँ पर 5 तरह का पैराडॉन है। पहला जाके पैराडॉन क्या है? एकदम माफ़ी दे देना। अगर कोई भी गिल्टी है, किसी की वजह से उनको जेल हुआ, जो भी हुआ, एकदम माफ़ी दे देगा प्रेसिडेंट, मतलब एकदम रिहा है, उनको रिहा कर देंगे। अब नेक्स्ट है कि रिप्राइव। रिप्राइव यानी कि अगर किसी को कोई पनिशमेंट मिला है तो उसमें स्टे डाल देगा। स्टे इसलिए डालेगा ताकि उनको जो पनिशमेंट मिला उससे थोड़ा नर्म मिलना। नर्म यानी कि अगर मान लीजिए उनको डेथ सेंटेंस मिला तो डेथ सेंटेंस को कन्वर्ट करके लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट में कन्वर्ट करना, इसलिए उसको रिप्राइव मतलब थोड़ा स्टे कर देना ताकि स्टे का वजह से उनको थोड़ा अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट, रिमिशन। रिमिशन यानी कि जो कैरेक्टर है पनिशमेंट को एज इट इज़ रहेगा लेकिन टाइम पीरियड कम कर देगा। एग्जाम्पल का तौर से यहीं पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए 2 साल रिग्रेस इम्प्रिजमेंट दिया गया है तो सेम कंडीशन रहेगा रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, बट टाइम पीरियड को चेंज कर दिया जाएगा 2 ईयर से 1 ईयर तक, अब 1 ईयर का रहेगा। एंड नाउ रेस्पाइट। रेस्पाइट यानी कि प्रेसिडेंट ये पावर तब अवॉइड करेगा जब कोई मेडिकल कंडीशन होगा, मतलब कि कोई हार्श पनिशमेंट को लेसर में चेंज कर देगा, जैसे कि प्रेगनेंसी है उस वक्त में, मतलब तकलीफ वाला पनिशमेंट को थोड़ा आसान कर देगा। एंड कम्यूटेशन ये है कि एक फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट को दूसरा फॉर्म ऑफ में चेंज करना, जैसे कि डेथ सेंटेंस को लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट करना। नाउ नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर क्या है? मनी, यहाँ पर बताया गया है कि मनी बिल तभी इंट्रोड्यूस कर सकते पार्लियामेंट में अगर वो प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है, अदरवाइज पार्लियामेंट में मनी बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते और कोई भी ग्रांट का डिमांड नहीं कर सकते विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या तो यूनियन बजट को दोनों हाउस में ले डाउन करना। अब ये बताया गया है कि 2 तरह का फंड होता है,
कॉन्टीजेंसी फंड, एक है कंसोलिडेटिव फंड। कंसोलिडेट फंड क्या है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन कंटीजेंसी फंड क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी अनफॉर्चुनेट कोई भी सिचुएशन होता है, जैसे कि कोई सुनामी या तो कोई अर्थक्वेक आता है, कोई भी मिसफॉर्चून सिचुएशन में प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि ये कंटीजेंसी जो फंड है यहाँ से वो एक्सपेंस कर सकती है। तो ये एक्सक्लूसिव पावर है प्रेसिडेंट का इसके ऊपर, ये फंड के ऊपर, कंटीजेंसी फंड के ऊपर। नाउ president has the power to appoint financial commission, that is financial power. Now next judicial power. जुडिशियल पावर में क्या हो गया, ये तो पैराडोनिक पावर भी एक टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर में माना जाता है एक्चुअली इसको। और जुडिशियल पावर में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपॉइंट करना, ये है जुडिशियल पावर। अब यहाँ पर एक चीज़ बताएं, अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट कभी भी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फैक्ट जान सकती, कुछ भी चीज़ जान सकती, लेकिन जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड नहीं है। मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर ज़रूरी नहीं कि प्रेसिडेंट उसी तरह एक्ट करे जैसा सुप्रीम कोर्ट बताया। ही कैन सीक, देखिए यहाँ करें, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट on any question of law or fact, however the advice tendered by the supreme court is not binding, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। नाउ नेक्स्ट डिप्लोमेटिक पावर। डिप्लोमेटिक पावर में ये है कि इंटरनेशनल जो भी ट्रीटीज और एग्रीमेंट है नेगोशिएटेड कंक्लूडेड किसका बिहाफ में होता है, प्रेसिडेंट का बिहाफ में होता है। अब ये प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू सेंड एंड रिसीव डिप्लोमेट्स लाइक एम्बेसडर, हाई कमिश्नर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर में ये है कि प्रेसिडेंट इज ए सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स, सुप्रीम कमांडर है। नाउ नेक्स्ट ये है कि ही कैन अपॉइंट चीफ्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जितने भी चीफ्स है उनको अपॉइंट कर सकता। नाउ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये भी कर सकते कि कोई भी वार डिक्लेयर कर सकता, पीस कंक्लूड कर सकता। नाउ नेक्स्ट इमरजेंसी पावर। इमरजेंसी पावर देखिए 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी पावर है अंडर आर्टिकल 352 टू 360। 3 टाइप का इमरजेंसी पावर है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस किस का बेस में हो सकता है, वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड आर्म रिबिलियन। ये तीनों टर्म याद रखने से बस है, वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन, आर्म रिबिलियन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई भी टाइम में ये प्रोक्लेम कर सकती है इमरजेंसी, बट कंडीशन है जब वो चीज़ होना है, वार, एक्सटर्नल एग्रीगेशन एंड आर्म रिबिलियन जैसा सिचुएशन होना है, तभी वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। लेकिन ये डिक्लेयर करने का सोल परमिशन सिर्फ प्रेसिडेंट को है। ना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कब लागू करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को प्रेसिडेंशियल रूल भी बोलते हैं। जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कोई भी स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन अपना फंक्शन नहीं कैरी ऑन करती है, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल अप्लाई कर सकती है और दैट पर्टिकुलर स्टेट, दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 डील विद द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। नाउ फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 है। आप कभी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो क्रेडिट ऑफ इंडिया थ्रेटनिंग में रहेगा तो प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती। अब तक इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ। फर्स्ट टाइम कब, 1961 में ड्यूरिंग इंडिया और चाइना वार का वजह से, इंडिया चाइना सीनो इंडिया वार बोलते जिसको। नेक्स्ट इमरजेंसी 1971 में हुआ इंडो पाक वार का वजह से। और थर्ड इमरजेंसी 1975 में। एक्चुअली 1971 का इमरजेंसी कंटिन्यू था, तब भी 1975 का थर्ड इमरजेंसी लागू हुआ ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है, सीनो इंडिया वार, सेकंड इंडो पाक वार, थर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस। नाउ नेक्स्ट देखते हैं वीटो पावर। वीटो पावर क्या है, अब अगर कभी भी कोई भी लॉ पास होता, रूल पास होता, वो जो बिल है वो बिल पास होने के बाद दोनों पार्लियामेंट से वो प्रेसिडेंट के पास क्या करने आता, साइन के लिए, उसका असेंट के लिए। तो प्रेसिडेंट के पास 3 तरह का पावर है वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो। बट क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास है, इंडियन प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 वीटो है। अब देखते हैं एब्सोल्यूट वीटो क्या है। अगर मान लीजिए बिल प्रेसिडेंट के पास है तो प्रेसिडेंट एकदम विथहोल्ड कर देगा असेंट, मतलब असेंट देगा ही नहीं, साइन देगा ही नहीं है। अब क्वालिफाइड वीटो क्या है, क्वालिफाइड वीटो में प्रेसिडेंट वो बिल को वापस भेज देगा, पर वो बिल अगर फिर से एज इट इज़ वापस आ गया, पार्लियामेंट फिर से एज इट इज़ पास कर दिया या फिर विथ कंसिडर वो पास कर दिया, तो वो
विथ हायर मेजोरिटी तो प्रेसिडेंट ये बॉन्ड है कि उसको साइन देना ही। और सस्पेंसिव वीटो में क्या है, सेम चीज़ होगा लेकिन इधर ऑर्डिनरी मेजोरिटी में होगा। और पॉकेट वीटो में क्या है, प्रेसिडेंट कभी भी कोई भी बिल को एज इट इज़ रख देगा, मतलब कोई एक्शन ही नहीं लेना। तो ये फर्स्ट टाइम ये एक्सरसाइज किया गया था 1986 को ड्यूरिंग पोस्टल बिल बाय गैनी जैल सिंह द्वारा। यहाँ 4 टाइप का वीटो इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया के पास क्वालिफाइड वीटो नहीं है। क्वालिफाइड वीटो यानी सेम बिल वापस आएगा विथ स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज इंडिया के पास नहीं है। सस्पेंसिव वीटो इंडिया के पास है, यानी कि जो भी बिल वापस अगर प्रेसिडेंट कर देता है सस्पेंसिव वीटो में, तो अगर पार्लियामेंट को वापस कर देता है बिल और पार्लियामेंट सेम बिल को रिटर्न कर देगा विथ कंसिडरेशन और मे बी विदाउट कंसिडरेशन, तो प्रेसिडेंट को वो एसेंट अपना साइन देना है। ही इज़ बॉन्ड टू गिव हिज एसेंट विथ, अगर यहाँ पर यही डिफरेंस है क्वालिफाइड और सस्पेंसिव में कि यहाँ पर हायर मेजोरिटी में आता, यहाँ पर विथ ऑर्डिनरी मेजोरिटी। नाउ नेक्स्ट, प्रेसिडेंट का पोजीशन क्या है इंडिया में। अब यहाँ पर बताया कि जो हमारा इंडिया है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि यहाँ में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट सिर्फ एक नॉमिनल हेड है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्रेसिडेंट जो भी फंक्शन कैरी ऑन करता वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एड एंड एडवाइस का बेसिस में ही करता है। ये चीज़ हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो कैसा होता। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेसिडेंट सिर्फ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, उनका रियल पावर नहीं है। रियल पावर एग्जिस्ट विथ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये था प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट। तब तक के लिए बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।